Welcome once again to Vigyanalay. In this video, we'll be doing Matter in Our Surroundings Part 2. The first is classification of matter as solids, liquids and gases. ये तो बहुत आसान है. We have been studying this since class 3. बट कुछ चीज़ें होंगी जो यहाँ पे नई होंगी, मतलब न्यू होंगी. ठीक है, सो देख लेते हैं फटाफट से. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, हमने शुरू में पढ़ा था कि हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 थिंग्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. So there are some properties of those 3. कुछ properties होती हैं तीनों की. So solids की हैं, they have fixed shape and a fixed volume. सबको पता है solids होते हैं तो उनकी एक fixed shape रहती है ना, change नहीं होती shape. जैसे हम liquids और gases की बात करते हैं तो वो तो change हो जाते हैं. And they have fixed volume also. उनका volume भी fixed ही रहता है. और they cannot be compressed easily. बहुत आसानी से हम उनको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते. एंड अगर कर भी पाते हैं तो बहुत कम होता है वो. ठीक है. एंड दे हैव हाई डेंसिटीज, हैवी होते हैं काफ़ी ज़्यादा. दे डू नॉट फ्लो एंड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली. वो फ्लो नहीं करते, बह नहीं सकते. और जिस भी कंटेनर में आप उसको रखोगे तो वो उस कंटेनर को पूरा नहीं भरते. ठीक है. इसका मतलब ये है कि सपोज आपने डाइस हैं आपके पास, जो लूडो वाला डाइस होता है ना, और लूडो की गोटियां हैं साथ में, आपने थोड़े बड़े से बॉक्स में रखा है उनको, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो फैल के पूरे बॉक्स को कवर कर लेंगी. सो दैट मीन्स कि दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली. गैसेस तो कर लेती हैं बट ये नहीं करते. एग्जाम्पल्स हो गए आपके ब्रिक, सैंड, वुड एट्सेट्रा. नाउ लिक्विड्स, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. अब अगर आपने 1 लीटर बिस्लेरी बॉटल ली है, ठीक है, तो अभी जो उसके अंदर 1 लीटर पानी है उसने बिस्लेरी बॉटल की शेप ली हुई है. अब आप उसको एक वेसल में पलट देते हो तो इट विल टेक द शेप ऑफ द वेसल. बट पानी कितना रहा? पानी क्या 1 लीटर था तो 2 लीटर हो जाएगा, या कम हो जाएगा, या कुछ वो तो चेंज नहीं होगा ना. इट विल रिमेन सेम. इट मीन्स के इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहती है. And same as solids, they either cannot be compressed easily or if yes then not very much. उन्हें भी हम बहुत ज़्यादा compress नहीं कर सकते, और अगर थोड़ा बहुत कर भी पाते हैं तो बहुत कम होता है. ठीक है. बहुत ज़्यादा हम उनको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते. यू कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम द मिल्क पैकेट. आप जो दूध का पैकेट लाते हो, आप उसको कितना ज़्यादा दबा सकते हैं जो अंदर लिक्विड है, हालांकि उसमें थोड़ी सी हवा भी होती है, बस उतना ही दबा पाते हो आप. अगर लिक्विड है तो आप दबाएंगे ज़्यादा तो फट जाएगा. ठीक है. सो लिक्विड्स को हम ज़्यादा नहीं दबा पाते. एंड दे हैव लो डेंसिटीज. अब उनकी डेंसिटी कम है देन द सॉलिड्स, बट देर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लाइक मर्करी. एंड लिक्विड्स कैन फ्लो एंड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली. अब लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं, लिक्विड्स फ्लो करते हैं लेकिन कंटेनर को फिल नहीं करते, वो भी सॉलिड्स की तरह. मीन्स कि अब यही जो हमने बिस्लेरी वाला जो पानी लिया 1 लीटर, तो हमने ऐसे वेसल में डाला जो थोड़ा बड़ा है, तो जो पानी है वो नीचे नीचे के लेवल पे ही आ जाएगा ना. नीचे ठीक है, उसने वेसल को पूरे अच्छे से कवर कर लिया, बट जो ऊपर वाला वेसल पूरा खाली रह गया वो तो खाली ही रहने वाला है ना, या लिक्विड फैल के वहां पे भी चला जाएगा. इट वोंट. So that means they do not fill their container completely. Examples हो गए इसके milk, water, petrol, alcohol, kerosene, etc. Now gases में होता है they neither have a fixed shape nor have a fixed volume. मतलब gases में ना तो उनकी फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. मीन्स कि अगर आपने कहीं पे देखा थोड़ी सी, मतलब आप अपने सिलेंडर्स में देख सकते हो, जो घर में सिलेंडर्स होते हैं ना, उनमें जैसे गैस है, आप अगर उसको खोल देते हैं, मतलब कभी कभी लीकेज हो जाती है ना गैस की, तो पूरे घर में फैल जाती है ना, पूरे घर में. तो दैट मीन्स व्हाट, कि एक जो छोटा अमाउंट का जो था गैस का, जो फिक्स्ड वॉल्यूम थी, दैट इज नॉट फिक्स नाउ. वो ज़्यादा भी हो सकती है. आप जिस चीज़ में डालेंगे, जितने बड़े कंटेनर में, वो उसको पूरा कवर अप कर लेती है. सो दैट मीन्स दे नाइदर हैव अ फिक्स शेप नॉर हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली इनटू लो वॉल्यूम्स, और सिंस जो वो इतना फैल सकती है चारों तरफ, मतलब जिस भी कंटेनर में डालोगे आप, वो उसको कवर कर लेती है पूरा. तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अगर हम दबाएंगे तो वो कम भी तो हो जाएगी ना. मतलब इसका मतलब जो सिलेंडर में गैस थी उसने पूरे घर को ऑक्यूपाई कर लिया, राइट. तो यानी कि अगर पूरे घर में इतनी गैस भरी होती तो हम उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में फिट भी तो कर सकते थे. तो यानी कि वो बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती है.
और दे हैव वेरी लो डेंसिटीज, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब गैसेस बहुत लाइट होती हैं इसीलिए तो उड़ती हैं, फ्लो करती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फ्लो इजीली एंड फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, और बहुत आसानी से फ्लो करती हैं और अपने कंटेनर को पूरा भर देती हैं। वही अभी जैसे मैंने बताया आपको, रूम को पूरा उसने भर दिया। सो सम एग्जाम्पल्स आर एयर, ऑक्सीजन, स्टीम, हाइड्रोजन, etc. Now comes why solids, liquids and gases have different properties. Solids, liquids और gases की अब different properties होती क्यों हैं, तो अब हम ये देखते हैं, ठीक है। We saw in the previous video that the following properties of particles of matter will decide the state of matter. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल्स से बना होता है। तो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, that determines whether the substance is a solid, liquid or gas. So there are three properties of them. The properties are, first, the spaces between the particles, ठीक है। If the spaces are less then the matter is solid. अगर particles के बीच में space बहुत कम है तो यानी कि वो बहुत पास पास है, तो that means it is a solid. और अगर वो medium है, means उसके बीच में है थोड़ा ठीक ठाक space है, so then it is liquid. And gases होती हैं, so the spaces are maximum. उनमें तो जो molecules होते हैं they are very far apart. Second comes the force of attraction between the particles. अब जो सॉलिड्स होते हैं, हमने पढ़ा कि उनको कंप्रेस करना बड़ा ही मुश्किल होता है ना। सो दैट मीन्स जो अट्रैक्शन है उनके बीच, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है सॉलिड्स के, दैट इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है। थोड़ा कम होता है लिक्विड्स में, और गैसेस में लीस्ट होता है, मतलब गैसेस में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। सो अगर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कम है, बहुत कम है, वो गैसेस हो गई, थोड़ा मीडियम है तो लिक्विड्स हो गए, और बहुत ज़्यादा है तो वो सॉलिड्स हो गए। नाउ थर्ड कम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स और द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कैसे कर रहे हैं, उनके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। हाउ? the kinetic energy or the movement of the particles is least in solids. जब भाई solids में जगह ही नहीं है, particles के बीच में बहुत कम है, तो obvious सी बात है उसके molecules बहुत कम move कर पाएंगे। So least rate of movement of particles है, and therefore the kinetic energy is low, इसलिए kinetic energy भी कम रहेगी। और ड्यू टू लेस स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, अब वो लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा होगा देन द सॉलिड्स, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स को थोड़ी जगह मिल रही है घूमने की। एंड मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे एक और बात आती है कि ऐसा नहीं होता कि जितने भी सॉलिड्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, मतलब नॉट ऑल द सॉलिड्स आर सेम, सिमिलरली नॉट ऑल द लिक्विड्स आर सेम, और ऐसे ही गैसेस भी सेम नहीं है। मतलब अगर हम 2-3 लिक्विड्स लेते हैं, सो दे हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, लाइक हियर शोन इन द फिगर, जूस लिया एंड ऑलिव ऑयल, दोनों लिक्विड्स हैं बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है ना। एंड फिजिकल स्टेट इज ओके कि वो लिक्विड हैं, बट केमिकली दे आर नॉट सेम। एंड ऐसे ही आपने सॉलिड्स लिए, सो वन इज गोल्ड हेयर एंड अनदर इज चारकोल, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। गैसेस में है, एक में नॉर्मल एयर भरी है, मीन्स आपने जैसे मुंह से फुलाते हैं गुब्बारा, और दूसरे में मशीन से हमने हीलियम भरी है। सो हीलियम बड़ी लाइट होती है, और आप देखेंगे जब हीलियम का जो गुब्बारा होता है, अगर वो हाथ से छूट जाए तो वो अपने आप ही ऊपर उड़ता रहता है। द रीजन बीइंग हीलियम इज लाइटर, और नीचे जो बाकी गैसेस हैं वो उससे हेवियर हैं, तो वो लाइट है तो वो अपने आप ही ऊपर चलता जाता है। वो वहां जाके रुकेगा जहाँ पे उसको मतलब जहाँ पे डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम सी होगी, वो वहां जाके रुक सकता है, अदरवाइज वो उड़ता ही जाएगा। कहीं टकरा गया तो इट विल बर्स्ट। सो इट वाज अबाउट हाउ टू नो वेदर द ऑब्जेक्ट इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ हियर इज अ टेबल, आप इसको देख सकते हो। इस टेबल में सारे ही जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की वो लिखी हुई हैं। लाइक हमने फर्स्ट लिया बॉन्ड्स, बॉन्डिंग कैसी होती है अंदर, तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है, लिक्विड में थोड़ा कम, गैस में बहुत कम। फिक्स शेप सॉलिड्स की होती है, लिक्विड की नहीं होती, गैस की नहीं होती, फिक्स। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे आपको मॉलिकुलर स्ट्रक्चर शो किया है, सॉलिड्स में इतना डेंस है, लिक्विड में थोड़ा कम, और इधर गैसेस हैं तो वो तो इधर उधर भाग ही रहे हैं बहुत ज्यादा, एंड दे स्ट्राइक
ऑन द वॉल्स। अगर हम गैस किसी चीज़ में रखते हैं, लाइक आपका जो ये सिलेंडर भी होता है घर में, तो उसके अंदर बहुत तेज प्रेशर पड़ रहा होता है उसके वॉल्स पे, क्योंकि जो गैस होती है वो अच्छे से प्रेशर डाल रही होती है आसपास अपने वॉल्स पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है टू शो दैट लिक्विड्स डोंट हैव अ फिक्स शेप बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने बता तो दिया कि लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं होती, बट हाउ कैन वी प्रूव इट कि उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट शेप नहीं होती। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल है। हमने 3 डिफरेंट वेसल्स लिए हैं। फर्स्ट इज डाइट कोक का कैन लिया है, दैट इज 250 ml, और नेक्स्ट में हमने ग्लास का बोल लिया है जो कि 300 ml का है। एक बड़ा सा ग्लास लिया है जो 450 ml है। अब जो ये डाइट कोक है, इफ विल पोर दिस डाइट कोक इन द दिस ग्लास बोल। अगर हम ग्लास बोल में डाल दें तो इसमें जो भी कोक है आपकी, वो शेप किसकी ले लेगी? आपके बोल की। बट क्या वो 250 ml थी क्योंकि पहले, तो क्या इसमें डालने पे 300 ml हो जाएगी? नहीं होगी ना। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना, हम एक ही बार लेकर आते और बड़े बड़े बर्तन में पलटते जाते और वही पीते रहते जिंदगी भर। सो ऐसा नहीं होता है, राइट। सो 250 ml है तो वो इट विल रिमेन 250 ml इन द ग्लास बोल एज वेल। तो यानी कि इससे पता चल रहा है कि दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हाँ, बट उनकी फिक्स शेप नहीं थी। अब हम चलते हैं थर्ड वाले में। अगर हम यही डाइट कोक जो 250 ml है, इफ वील पोर इट इन दिस ग्लास, ये जो बड़ा ग्लास है अगर हम इसमें डाल देते हैं तो इसमें डालने पर भी वो सेम रहने वाली है। मतलब 250 ml ही रहेगी, हाँ, लेकिन इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। ग्लास में जहां तक आ रहा है वो लिक्विड, वो उसकी शेप ले लेगा। सो दिस प्रूव्स that the liquids have a fixed volume but don't have a fixed shape. Now comes the gases. To show that gases don't have a fixed shape or a fixed volume, we take 2 balloons, right? हमने 2 balloons लिए जिनकी शेप डिफरेंट थी। एक बलून थोड़ा राउंड है, आपका रेड कलर वाला इस शेप का है, और एक ब्लू बलून लिया वो थोड़ा इस शेप का है, वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ एयर इज फिल्ड, सेम अमाउंट की एयर हमने उन दोनों के अंदर भरी है। सो एज वी कैन सी, जो रेड वाला है सेम अमाउंट ऑफ एयर थी ना, तो रेड वाले में उसकी शेप ऐसी हो गई एयर की, और ब्लू वाले में उसकी शेप ऐसे लंबी सी हो गई थोड़ी सी। और सेम अमाउंट है वॉल्यूम का, सॉरी सेम अमाउंट है गैस का जो हमने भरी है इसके अंदर, राइट। लेकिन फिर भी आप देखो इन दोनों बलून्स की वॉल्यूम डिफरेंट है ना। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम एक्चुअली 3D इमेजेस में ही होती है, और वॉल्यूम 2D इमेजेस में नहीं होती। जैसे हमने पेपर पे बस ऐसे ड्रॉ कर दिया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उनकी नहीं होती। वो स्फीयर की होती है, वो सिलेंडर की होती है, 3D इमेजेस की होती है। तो बलून तो पूरा 3D है ना, चारों तरफ से उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। 2D इमेजेस में कुछ भर थोड़ा ना सकते हैं। तो वो क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हाइट डिफरेंट है ना, लेंथ भी डिफरेंट है और विड्थ भी डिफरेंट है, तो वॉल्यूम डिफरेंट हो गया ना। और वहाँ ब्लू वाले में गैस पूरे में फैल गई अच्छे से, रेड वाले में भी फैली है, सेम अमाउंट ऑफ गैस है। और ज्यादा बड़ा बलून लेते तो वो वहां पे भी पूरे में फैल जाती। यानी कि यहाँ पे जो गैस है उसकी वॉल्यूम भी चेंज हो गई है एंड शेप तो चेंज हो ही गई है। सो गैसेस डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप और अ फिक्स्ड वॉल्यूम. Now, solids and liquids cannot be compressed easily, but gases can be compressed. सॉलिड्स और लिक्विड्स को हम बहुत आसानी से कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बट गैसेस को कर सकते हैं। अभी हम इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी देख लेंगे जो मैंने अभी किया है यहाँ पे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट इज इंडेन का एक सिलेंडर दिखाया है यहाँ पे, राइट। अब आप देखो जो आपके घर में सिलेंडर होता है एलपीजी का, उसमें व्हाट डू यू थिंक कि हमने उसमें गैस होती है या फिर लिक्विड होता है? नाम क्या है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मीन्स इट वाज गैस, पहले गैस थी पेट्रोलियम गैस, लेकिन उसको इतना कंप्रेस किया, हाई प्रेशर डाला उसके ऊपर कि उसके मॉलिक्यूल्स इतने पास आ गए कि इट बिकम्स लिक्विड, वो लिक्विड बन गया, राइट। सो देयरफॉर वी कॉल इट एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसमें क्या होता है, नीचे तो पूरा लिक्विड भरा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर से रेगुलेटर ऑन करते हैं सो वो प्रेशर कम होता जाता है, तो जो ऊपर की तरफ निकलेगा वो क्या बन के निकलेगा? वो गैस बन के निकलेगी, ठीक है। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन। हम देख सकते हैं कि गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम लिक्विड की बात करें तो आप अभी देख सकते हो, हम आगे चल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वहां पे देखते हैं, देखिए ये एक इंजेक्शन है
ठीक है, इसमें नीडल निकाली हुई है मैंने एंड मैं इसमें भर रही हूँ कुछ क्रेयॉन्स। ठीक है, मैंने कुछ क्रेयॉन्स डाले हैं इसमें। आप चॉक डाल सकते हो, आप डाइस ले सकते हो, जो लूडो का डाइस होता है, तो मैंने वो लिया है। ठीक है, अब हम नीचे से मैं इसको बंद कर लेती हूँ। हालांकि यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, एयर भी आए तो हार्डली मैटर्स, क्योंकि ये टफ है काफ़ी, जो सॉलिड है, तो ये वैसे ही कंप्रेस नहीं होगा। बट लेट्स सी, हमने इसको ऊपर से दबाया तो एज यू कैन सी ये कंप्रेस नहीं हो रहा है ना। अब काफ़ी कोशिश कीजिए, ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। ओके, नाउ वील टेक इट आउट, हम इसको निकाल लेते हैं। एंड नाउ वील पुट सम वाटर, हमने इसमें थोड़ा सा पानी भर लेते हैं। ठीक है, पानी भरा है। अब इसको मैंने थोड़ा कलर कर दिया है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता तो इतना क्लियरली नजर नहीं आता वीडियो में। सो हेयर वी हैव टेकन वाटर, वील टेक इट आउट, हम इसको निकाल लेते हैं। एंड नाउ वील पुट सम वाटर, हमने इसमें थोड़ा सा पानी भर लेते हैं। ठीक है, पानी भरा है। अब इसको मैंने थोड़ा कलर कर दिया है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता तो इतना क्लियरली नजर नहीं आता वीडियो में। सो हेयर वी हैव टेकन वाटर। अब देखते हैं, इसको हम कंप्रेस करके देखते हैं। अब आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे ही कंप्रेस करूं, ऊपर से प्रेशर डालूं और नीचे इसके फिंगर ना लगाऊं, तो पानी तो वहां से निकल जाएगा सारा, है ना। सो मुझे फिंगर लगानी पड़ेगी। फिंगर लगाते हैं एंड नाउ वी आर कंप्रेसिंग इट, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। एंड सी, आप देख पा रहे हो कि पानी कंप्रेस नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि पानी ने तो उतना, जितनी जगह में वो है, उसको फुली ऑक्यूपाई कर ही लिया है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि कंप्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत मामूली सा वी कैन फील कि थोड़ा सा हो रहा है, बिकॉज स्पेसेस होते हैं उसके बीच में, बट बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, नाउ द थर्ड केस, गैसेस का केस। दो हमने वो भी सिलेंडर में बताया ही है, बट स्टिल एक और प्रैक्टिकल सामने देख लेते हैं। अब हमने पानी भी निकाल दिया। नाउ सी, मैं इस पिस्टन को पीछे की तरफ खींचती हूँ, पीछे खींचा। ठीक है, तो अंदर क्या भर गया? हवा, एयर भर गई। अब उस एयर को हम कंप्रेस करके देखते हैं, राइट। अब अगेन, अगर मैं यहाँ पे फिंगर नहीं लगाऊंगी तो एयर तो फिर बाहर निकल जाएगी और ये पूरा नीचे आ जाएगा पिस्टन। तो आई शुड कीप माई फिंगर देयर। मैंने फिंगर लगाई और अब देखिए, अब मैं इसको धीरे धीरे कंप्रेस कर रही हूँ। ठीक है, कैन यू सी, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर पा रही हूँ नीचे। और देखो, थोड़ा कोशिश की मैंने कंप्रेस करने की, तो सी, वो पिस्टन पीछे आ रहा है अपने आप। मींस जो एयर हमने कंप्रेस कर दी थी, और क्योंकि मैंने वहां पे प्रेशर लगा के रखा है, तब तक तो वो नीचे है। एज सुन एज आई रिलीज द प्रेशर, जैसे ही मैं पिस्टन पे प्रेशर छोड़ देती हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि वो ऊपर हो जाती है अपने आप, है ना। तो इससे पता चल रहा है अंदर एयर है और इट कैन बी कंप्रेस्ड। और जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज करते हैं, वो ऊपर की तरफ वापस आने लगता है, क्योंकि वापस आ जाएगी ना फिर वो, क्योंकि प्रेशर नहीं लग रहा है उस पर, क्योंकि वो फैलती भी तो बहुत जल्दी है। सो इट वॉज टू शो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, बट गैसेस कैन बी। आप इसको घर पे अपने आप करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टेम्परेचर। ठीक है, वी हैव डन दिस इन 7th क्लास। टेम्परेचर क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी गर्माहट या ठंडक है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। एंड एज वी नो, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, रिटन एज लाइक दिस, डिग्री एंड सी। द अदर कॉमन यूनिट इज फ़ारेनहाइट, उसको भी हम डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। यहाँ पे इस बार हम एक नई यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप देखेंगे कि ये तो हम कभी यूज ही नहीं करते, फिर एसआई यूनिट कैसे हुई। सो यस, इट इज द एसआई यूनिट, बिकॉज एसआई यूनिट्स क्या होती हैं जिनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता हो, है ना, अगर हम कोई साइंटिफिक रिसर्चेस वगैरह कर रहे हैं। सो द अनदर यूनिट इज केल्विन, एंड इट इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड बाय द साइंटिस्ट फॉर रिसर्च वर्क्स। कोई भी रिसर्चेस होते हैं साइंस में, तो वो हम केल्विन स्केल पे देखते हैं। ठीक है, so there is another scale of temperature called Kelvin, and it is the SI unit of temperature. It is denoted as K, capital K लिखते हैं हम, और उसमें कोई डिग्री नहीं लगाते, सिर्फ K लिखते हैं। ठीक है, विदाउट डिग्री। नाउ रिलेशन क्या होता है सेल्सियस और केल्विन में? हाँ, ऑफ कोर्स एक रिलेशन होता है। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, अगर हम देखें जो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर है, सपोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा? टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल प्लस 273। ठीक है,
कभी भी हमें सेल्सियस स्केल से टेम्परेचर को चेंज करना है टू केल्विन स्केल, सो वी हैव टू ऐड 273 इन दैट. हमें 273 ऐड करना होगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0 प्लस 273, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है. अब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमने अभी पढ़ा कि जो भी सेल्सियस हो उसमें 273 आप ऐड कर दीजिए तो इट विल बिकम केल्विन. सो दैट इज 273 केल्विन. इसका मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. सो ये किसके इक्वल होगा? 100 प्लस 273 दैट इज 373 के. और अगर हम उल्टा कर दें कि केल्विन से हमें सेल्सियस में आना है, तो हमें क्या करना होगा? -273 करना होगा. ठीक है. एंड ये केल्विन स्केल पड़ा है किसके नाम पे? लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन वॉज अ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड केल्विन स्केल. ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए विलियम थॉमसन. केल्विन उनका सरनेम था, सो उनके नाम पर ये केल्विन स्केल पड़ गया. सो दिस वॉज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. नाउ नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, अब इसमें कुछ टेम्परेचर का लेना देना है, इसीलिए आपको पहले टेम्परेचर बताया. हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. नाउ वी नो, हमें वाटर का बेसिकली पता होता है कि वाटर में तीनों ही स्टेट्स इंटरचेंजेबल हैं. सॉलिड टू लिक्विड हो जाता है, लिक्विड टू गैस, एंड देन अगेन गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू वाटर, लिक्विड टू सॉलिड. हम ये कर पाते हैं. ठीक है, तो देयर इज चेंज ऑफ स्टेट. पर उसके कैसे हो पाता है? उसमें टेम्परेचर का कुछ काम होता है ना. मतलब कभी हम ठंडा कर रहे हैं, यानी कि कभी हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कभी गर्म कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर को ज्यादा कर रहे हैं. सो और अभी हमने पीछे देखा कि हम प्रेशर अप्लाई करके भी हमने गैस पे प्रेशर डाला बहुत ज्यादा, तो वो लिक्विड बन गई ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो प्रेशर से भी हम फिजिकल स्टेट जो है मैटर की वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 ways. नंबर 1 बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और नंबर 2 बाय चेंजिंग द प्रेशर. Now, the spaces between the particles, the force of attraction between the particles, and the amount of movement of particles can be changed by changing the pressure or by changing the temperature of a substance. तो इनसे होगा क्या अगर हमने प्रेशर को चेंज किया या टेम्परेचर को चेंज किया? तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स है अंदर, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में, वो चेंज होगा ना. वो चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो गया. वो पास आएंगे या फिर दूर जाएंगे, यानी कि स्पेसेस जो हैं बिटवीन द पार्टिकल्स वो भी चेंज हो जाएंगे. अभी हमने पीछे पढ़ा 3 चीजें होती हैं, है ना, जिससे पता चलता है कि कोई फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है. तो अगर हम उनको चेंज कर देंगे अंदर, उनके इंटर पार्टिकल्स को, उनके मूवमेंट को या स्पेसेस को, तो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. So, we can say that the 2 factors which decide whether a given substance would be in solid, liquid or gaseous state are temperature and pressure. यहाँ पे देखो आपको कुछ gases के लिए दिखाया है. फर्स्ट है LPG गैस, वही जो आपको पीछे भी सिलेंडर दिखाया. देखो वो इस फॉर्म में होता है. यहाँ पे नीचे नीचे लिक्विड है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से रिलीज कर रहे हैं प्रेशर, मतलब हम रेगुलेटर ऑन करते हैं, तो उसको जगह मिल जाती है ना बाहर आने की. तो जब जगह मिल जाएगी फैलने की, तो इट विल बिकम गैस, इसलिए वो ऊपर की तरफ गैस के फॉर्म में होता है. आपके जो एरोजोल स्प्रेज होते हैं, लाइक आपके परफ्यूम्स हो गए, रूम फ्रेशनर्स हो गए, ठीक है, तो आप देखो वो किस तरीके से होता है. ये उसका इनसाइड स्ट्रक्चर है. ऊपर आपका नोजल हो गया, सील हो गई बीच में. अगर सील नहीं होगी तो आपका परफ्यूम पूरा उड़ जाएगा गैस की फॉर्म में. ठीक है. एंड देन डिप ट्यूब है आपकी लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट मिक्सचर. इसको भी बहुत हाईली प्रेशराइज्ड करके लिक्विड फॉर्म में डाला गया है. और हम परफ्यूम्स को या डीओज को बहुत इजीली देख पाते हैं अगर वो आपके ट्रांसपेरेंट कैंस, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, जैसे एंगेज के परफ्यूम्स आते हैं, है ना, यू कैन सी देम, वो ट्रांसपेरेंट में होते हैं, तो हम क्लियरली देख पाते हैं कि लिक्विड है. हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि अरे ये तो गैस है जो कि लिक्विड फॉर्म में है. तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो एरोजोल स्प्रेज होते हैं उनको गैस के आसपास नहीं मतलब स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि दे में कैच फायर, राइट. वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं. सेम इज विद हिट को भी बहुत हाईली कंप्रेस्ड किया गया है. तभी तो अगर हम बाहर डालते हैं तो क्या आपको लिक्विड मिलता है. ठीक है, आपने डाला, थोड़ी देर वहां पे हल्का सा गीला हो गया, थोड़ी देर में तो गायब हो जाता है ना. कैसे हो गया? क्योंकि गैस बन के उड़ जाता है.
So it was about change of state of matter. And now comes solid to liquid change. ठीक है, अगर हमें solid से liquid में convert करना है तो what we'll do melting. हम मेल्टिंग, उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं ना, कि सॉलिड था और वो पिघलने लगा तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा. आइस के लिए हमने बहुत ज्यादा देखा है, आइसक्रीम आपका आइस हो गया, इट मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड. चॉकलेट्स होती हैं, ज्यादा धूप में गर्मियों में रख दी जाएं बाहर, फ्रिज में नहीं रखते आप, तो वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं. So the process in which a solid substance changes into a liquid on heating is called melting or fusion. ठीक है, हम उसको melting या fusion कहते हैं. मतलब melting का एक दूसरा नाम भी है fusion. ये आपके लिए नया है इस बार, आप इसको learn कीजिए. And the temperature at which a solid substance melts and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point of the substance. मतलब वो temperature जिस पे solid substance melt होना start हो जाता है, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. मतलब कोई प्रेशर नहीं डाला अभी हमने उस पे ना, अभी प्रेशर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. सो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, जैसे कि आइस का होता है, आइस हमने बर्फ बाहर रखा और वो जब मेल्ट होना जस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, मेल्ट होने लग गया है, तो वो टेम्परेचर जो है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. वैक्स का देखिए कितना होता है. और इससे क्या पता चलता है कि मतलब क्यों आयरन का इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है और आइस का बहुत कम है, वैक्स का भी आयरन से कम है, आयरन का इतना ज़्यादा क्यों है. इट शोज दैट हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस हायर विल बी इट्स इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, मीन्स हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना, तो लिक्विड में कन्वर्ट करना है मीन्स इंटर पार्टिकल्स जो फोर्स है दैट विल बिकम लेस ना, वो कम हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, उस चीज का, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बहुत, जिसके अंदर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रोंगर है. ठीक है, now at the melting point the particles of a solid have sufficient kinetic energy to overcome the strong forces of attraction. अब melting में होता क्या है, जब हमने उसको melting point दे दिया, उस वक्त जो particles हैं आपके solid के, उनमें इतनी kinetic energy आ जाती है कि they can overcome the strong forces of attraction holding them in fixed position. और जिस strong interparticle force ने उसको hold किया हुआ था, वो उसको तोड़ देते हैं फिर, and form small groups of particles and finally the solid turns into liquids. और वो दूर दूर आ जाते हैं और फिर वो finally आपका liquid में turn हो जाते हैं. Now comes liquid to gas change. ठीक है, लिक्विड से गैस में चेंज होना या वेपर्स में चेंज होना, तो हम उसको वेपराइजेशन भी कहते हैं. और कब होगा वेपराइजेशन, जब हम किसी चीज को बॉईल करेंगे, तो वी कॉल इट बॉइलिंग ऑल्सो. तो अभी हमने जैसे मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, तो इसमें आएगा बॉइलिंग पॉइंट. सो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग. मतलब जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है हीटिंग पे, तो उसको हम बॉइलिंग कहते हैं. और वो जिस टेम्परेचर पे होता है, यानी कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. उस पॉइंट को हम, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. नाउ हमने कोई और जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. मतलब सारे ही लिक्विड्स का एक जैसा बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, ऑल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. लाइक वाटर का है तो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर जब वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है. और मर्करी है, सो मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट इज 357 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ मिल्क इज 100.5 डिग्री सेल्सियस. अब देखो, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मिल्क का है 100.5. क्यों? अब मिल्क में 90% तो वाटर होता है, लेकिन साथ में फैट कंटेंट भी है ना, मतलब उसमें कुछ और भी चीज मिली हुई है ना, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, दैट इज 100.5 डिग्री सेल्सियस. अब इससे क्या पता चल रहा है बॉइलिंग पॉइंट से, कि कुछ चीजों का बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है और कुछ चीजों का कम है. इट मीन्स ज्यादा किनका होगा, और जिनके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो बहुत स्ट्रोंगर होगा, तो हम उन्हें बॉईल कर रहे हैं और वो दूर नहीं जा पा रहा है आसानी से, जो पार्टिकल्स हैं, तो उन्हीं का हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, यानी कि उन्हें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब वो बॉईल होने स्टार्ट होंगे. सो हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड,
हायर विल बी इट्स इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। मतलब अगर हमें ये पता है कि इस किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। And at boiling point, the heat energy makes its particles move even faster to reach to enough kinetic energy to overcome the strong forces of attraction, holding them in a fixed position. मतलब boiling से होता क्या है, जो boiling point है वहाँ पे वो vapors में convert होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो actually हुआ क्या, जो हमने heat provide की, उस heat की वजह से जो उसके अंदर particles थे, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो थोड़ा फास्ट मूव करने लगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो मॉलिक्यूल्स को दूर कर सके, मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तो उसको वो तोड़ सके, वो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई कि वो मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन था उसको वो तोड़ देती है। तो उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर हो जाते हैं और फाइनली लिक्विड जो होता है दैट टर्न्स इनटू गैस। नाउ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, हमने ये दोनों टर्म्स पढ़ी अभी इसमें, है ना, कि वेपराइजेशन हो जाता है और हम बॉइलिंग भी बोल रहे हैं साथ के साथ। लेकिन जो इवेपोरेशन होता है और बॉइलिंग है वो दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं। कैसे? देखो, इवेपोरेशन जो होता है दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब अगर जैसे सी है, आपका रिवर है या कहीं पे पानी फैल गया है, तो इवेपोरेशन होना जो स्टार्ट होगा वो कहाँ होता है? सरफेस से होता है ना। सरफेस पे से इवेपोरेट होता रहता है। नाउ जो बॉइलिंग होती है दैट अकर्स एट द एंटायर लेंथ ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग जब आप कर रहे हो तो उसमें तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी घूम रहे हैं ना इधर उधर, तो बॉइलिंग तो पूरे एंटायर लेंथ में हो रही है लिक्विड के। दूसरे जो बॉइलिंग होती है दैट अकर्स रैपिडली, बहुत फास्ट होती है क्योंकि आप कंटिन्यूस उसे बहुत तेज हीट प्रोवाइड कर रहे हो। और वेयर एज इवेपोरेशन अकर्स स्लोली। इवेपोरेशन बॉइलिंग के कंपैरिजन में तो स्लोली ही होती है। और दूसरी चीज होती है कि इवेपोरेशन अकर एट ऑल द टेम्परेचर्स। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होगी। अब इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो जाता है। हाउ? देखो, अगर बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं, मतलब एक मग पानी लिया आपने, ठीक है, और यू हैव स्प्लैश्ड इट ऑन द फ्लोर, आपने फ्लोर पे कहीं पे डाल दिया या बाहर सड़क पे डाल दिया, ठीक है। तो अब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सपोज जून मंथ चल रहा है और दोपहर में डाला है, तो थोड़ी ही देर में सूख जाएगा, इवापोरेट हो गया सारा। अब सेम अमाउंट ऑफ वाटर है और आपने चिल्ड सर्दियां हैं तब स्प्रेड किया है वहां पे, तो सूखेगा तो सही पर 2-3 दिन लग जाएंगे, मतलब उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा बट सूख गया ना। और अगर बरसात का मौसम है, ठीक है, इस वक्त बारिश नहीं हो रही लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, उस वक्त आपने स्प्लैश किया है तो हो सकता है और ज्यादा दिन लग जाए, लेकिन सूखेगा तो सही। सो इट मीन्स व्हाट, कि इवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है। बस ये डिपेंड करता है कि जब ज्यादा गर्मी है तो जल्दी हो जाएगा और अगर ज़्यादा सर्दी है तो टाइम लगेगा। सो इवापोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर एंड इट वाज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। नाउ नेक्स्ट आता है गैस टू लिक्विड चेंज। ठीक है, अब हम गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो अगर वेपर्स उठी हैं और आप उनको ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने से क्या होगा, और ठंडा कर दिया तो उसके मॉलिक्यूल्स फिर वापस पास में आ गए थोड़े और वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। So the process in which a gaseous substance changes into a liquid, अब वो चेंज कैसे हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कूलिंग करेंगे ना, so on cooling is called condensation. So the changing of steam into water is called condensation of steam. Now when a gas is cooled enough by lowering its temperature, अब हमने करा क्या कि गैस थी, हमने उसको इतना ठंडा किया कि मतलब उसका टेम्परेचर इतना कम हो गया कि जो उसके पार्टिकल्स थे ना, जिनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी हीट की वजह से, जो दूर दूर चले गए थे, वो थोड़ा पास आने लगे। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम कर ली कि वो थोड़ा पास आने लगे। और जब वो पास आने लगेंगे तो they'll start attracting towards each other। वो पास अट्रैक्शन होने लगेगा बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हियर क्या हुआ, हमने देखा कंडेंसेशन जो है दैट इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी और मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे थे, और कंडेंसेशन में वो
काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और वो पास आ रहे हैं. तो दीज टू आर थिंग्स. आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में एक कार है और कार के शीशे पे देखो थोड़ा कंडेंस हो गया है. आपका सर्दियों के दिन होंगे ये. और हम देख रहे हैं बाहर थोड़ा फॉगी फॉगी हो गया है आपके शीशे पे. क्या हुआ एक्चुअली, क्योंकि वाटर वेपर्स आर एवरीवेयर. वाटर वेपर्स हमेशा होती हैं एटमॉस्फेयर में. तो क्योंकि ठंडक है ज़्यादा, सो व्हेन दे टच द सरफेस ऑफ द ग्लास के सरफेस को जब टच किया उन्होंने, तो क्योंकि ठंडा हो चुका है, ये हमारी कार है सपोज बाहर खड़ी है तो ठंडी हो जाती है ना सर्दियों में. तो उस पर वो टकरा के कंडेंस हो गया और वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, या थोड़ा इस तरीके से पहले फॉगी हो सकता है. और नीचे आप देख रहे हो ड्यू ऑन द ग्रास. सेम है ये भी, क्योंकि वाटर वेपर्स इस पे इसके आसपास हैं. और जो ये ग्रास है आपकी वो ठंडी हो गई है सर्दियों में. तो व्हेन द वाटर वेपर्स टच देयर सरफेस, तो दे कंडेंस एंड फॉर्म ड्रॉप्स, जो हम ड्यू के फॉर्म में या ओस के फॉर्म में यहाँ पे देख रहे हैं. अब एक और चेंज है लिक्विड टू सॉलिड. ठीक है, लिक्विड से हमें सॉलिड बनाना है. देखो, हम गैस से लिक्विड में आ गए, अब हम लिक्विड से सॉलिड भी चेंज कर रहे हैं. तो उसमें क्या होगा, लाइक वाटर है, वाटर से आइस बनाना है. तो हमें फ्रीज करना पड़ेगा, उसको फ्रीजिंग कहेंगे. मतलब अभी हमने गैस से लिक्विड में आने के लिए टेम्परेचर कम किया था, अब हमें और ज़्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना. सो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, जिससे कि मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास आ जाएं. सो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. और हम उस टेम्परेचर को, जब वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, सो वी कॉल दैट एज फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. सो आइस और फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं. अगर आपको टर्म आ जाता है सॉलिडिफिकेशन, तो इट मीन्स फ्रीजिंग ओनली, क्योंकि हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दैट मीन्स सॉलिडिफिकेशन. और फ्रीजिंग किसका रिवर्स हो गया, मेल्टिंग का, क्योंकि मेल्ट में तो जो फ्रीज्ड चीज़ थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी, और यहाँ पे फ्रीजिंग में लिक्विड जो है वो सॉलिड में वापस कन्वर्ट हो रहा है. सो फ्रीजिंग इज अपोजिट ऑफ मेल्टिंग. द मेल्टिंग पॉइंट of ice and the freezing point of water are same, and that is 0 डिग्री सेल्सियस. अब देखो, हम वाटर की बात करते हैं. ठीक है. तो हमने आइस लिया पहले. अब आइस जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है. जब वो 0 डिग्री टेम्परेचर गेन करता है, तो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. ठीक है. अब इसका उल्टा ले लेते हैं कि वो मेल्ट हो चुका है. अब मेल्ट होने के बाद उसको फ्रीज होना है. तो जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी गेन करी ना, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी गेन की. और काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से मॉलिक्यूल्स दूर गए और वो लिक्विड में हो गए. तो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की, अगर हम उसकी वो काइनेटिक एनर्जी वापस ले लें उससे, तो वापस सॉलिड भी तो बन जाएगा. तो वो कब वापस ली जा सकती है, जब हम सेम टेम्परेचर दें उसको. सो हियर हम उसको सेम अगर टेम्परेचर दें 0 डिग्री पे ही, तो वो फ्रीज भी होना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब अगर हमने पानी लिया और उसको 0 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो वो वहाँ पे फ्रीज होना जस्ट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. सो फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है वाटर के, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. अब व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, its particles lose energy due to which they start moving slowly. जब कोई लिक्विड ठंडा किया जाता है, तो उसके पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी अपनी लूज कर दी, और पार्टिकल्स जो होंगे वो धीरे धीरे मूव करने लगे. धीरे धीरे, पहले थोड़ा आराम से कर रहे थे, बट अब और धीरे करने लगे. सो ऑन फर्दर कूलिंग अप टू इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड कम वेरी क्लोजर. जब बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो और ज़्यादा पास आ जाएंगे, और जब पार्टिकल्स पास आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है. ठीक है. देखो, ये साइड में आपको एक बाइक दिखाई है. कहीं हो सकता है मे बी लद्दाख मनाली का हो जगह. तो आप देखो उसके ऊपर कितना सारा बर्फ जम गया है. कैसे, हाउ सेम, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो जो वाटर वेपर्स हैं जो वो जब इसके ऊपर टकरा रही हैं आपकी बाइक के ऊपर, तो वो कंडेंस होती जा रही हैं, क्योंकि मेटल की बनी हुई है ये, और मेटल बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है. तो उसके ऊपर वो टकरा के कंटिन्यूस बार बार रोज रोज टकरा के, और इतना सारा कंडेंस हो गई है, फ्रीज हो गई है, सॉरी. और फ्रीज होने पे देखो आप, कितना सारा बर्फ जम गया है आपकी बाइक पे, है ना. तो अब हम नीचे एक और देखते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सब्लिमेशन. ठीक है. हमने पढ़ लिया सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, देन गैस टू लिक्विड, एंड देन अगेन लिक्विड टू सॉलिड. अब एक टर्म आता है सब्लिमेशन. मतलब कि क्या हम
सॉलिड से डायरेक्टली गैस में पहुंच सकते हैं या गैस से वापस डायरेक्टली सॉलिड बना सकते हैं, बीच में लिक्विड ना लें अगर, तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है कि सॉलिड है, सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड, लिक्विड को वेपराइज करते हैं तो क्या बनता है, गैस। अब उल्टा चलते हैं, गैस को हम लिक्विफैक्शन बोलते हैं इसको, कि अगर हमने पढ़ा था ना गैस टू लिक्विड में आना है, सो उसको हम लिक्विफैक्शन बोलते हैं। तो फिर उससे मतलब गैस को अगर हम ठंडा कर दें थोड़ा, वही कंडेंसेशन जो था, तो उसको लिक्विफैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिक्विड में आ जाता है। और लिक्विड को फाइनली सॉलिड में करते हैं तो उसे हम फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। देखो जो ऊपर वाला एरो है वहाँ सब्लिमेशन लिखा है, सॉलिड से हम कहाँ जा रहे हैं, गैस की तरफ। ठीक है, तो उसको हमने सब्लिमेशन कहा। और जब गैस से नीचे वाला जो एरो है, गैस से हम सॉलिड की तरफ आ रहे हैं तो उसको डिपोजिशन कहा। मीन्स क्योंकि वहां पे डिपॉजिट हो गया ना, गैस तो उड़ जाती है, तो वो सब्लाइम हो गई, सब्लिमेशन हो गया। और जब हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट करें तो सॉलिड तो दिखेगा ना वहां पे, तो वो डिपॉजिट हो गया, तो हम उसको डिपोजिशन भी कहते हैं। आप दोनों ही केसेस में सब्लिमेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आता है आपका लेटेंट हीट। ठीक है, अब ये नया टर्म है, लेटेंट हीट कर सकते हो।